देश भर में कोरोना महामारी ने बीते मंगलवार को अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। बीते मंगलवार को कोरोना महामारी के 1,15,000 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना महामारी के दैनिक मामलों में आए इस उछाल ने एक बार फिर से सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से फैल रही है क्योंकि यह कोरोना का नया स्ट्रेन है। बताया जा रहा है कि कोरोना का यह नया स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा तेजी से फैल रहा है और इसका प्रभाव भी पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,15,736 नए कोरोना केस आए और 630 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 59,856 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 1,03,000 नए कोरोना केस आए थे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि उन सभी लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा को पुनः प्राप्त करने का दिन है जो इस ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। इसके आगे पीएम ने लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें कोविड-19 से लड़ने में ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल है। साथ ही प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और फिट रहने के लिए सभी संभव कदम उठाएं। उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आखिरकार उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। पंजाब से उत्तर प्रदेश लाते वक्त आशंका जताई जा रही थी कि रास्ते में अंसारी के साथ कोई घटना न हो जाए, लेकिन अंसारी सही सलामत यूपी पहुंच गया। मुख्तार को बांदा जेल लाने के लिए 16 घंटे में 900 किलोमीटर का सफर तय किया गया। वहीं जिस रूट से अंसारी को लाया जा रहा था उस रूट में पड़ने वाले सभी पुलिस थानों को अलर्ट पर रखा गया था। अंसारी को यूपी पुलिस आज बुधवार को सुबह 4:34 पर बांदा जेल लेकर पहुंची है, जहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अंसारी का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद अंसारी को बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया है। कोरोना महामारी एक बार फिर से दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए कई देशों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। जहां अभी तक ये वैक्सीन केवल उम्र दराज लोगों को ही लगाई जा रही थी, वहीं अब हर उम्र वर्ग के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ये फैसला अमेरिका की जो बाइडेन की सरकार के द्वारा लिया गया है। कहा जा रहा है कि देश में बढ़ती महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बाइडेन इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि 19 अप्रैल से देश के सभी नागरिक वैक्सीन ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जैसे तैसे कमलनाथ और सिंधिया के सहयोग से सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार महज 15 महीने ही चल पाई क्योंकि महाराज सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होकर कमलनाथ सरकार को तहस नहस कर दिया। सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही सिंधिया की हर मुरादें पूरी हो गई। सिंधिया ने बीजेपी से जो भी मांगा वह उन्हें मिला, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश में सियासी गलियारों में सिंधिया की एक मांग की चर्चा जोरों पर है। सिंधिया अब दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित अपने स्वर्गीय पिता माधवराव सिंधिया वाला मकान चाहते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली के इस मकान में उनके पिता की कई यादें जुड़ी हुई हैं। सिंधिया के पिता का ये मकान दिल्ली के लुटियन जोन में मकान नंबर 26 है। कमलनाथ सरकार के समय भी सिंधिया ने इस मकान के लिए आवाज़ लगाई थी, लेकिन कमलनाथ उनकी बात को नज़रअंदाज करते रहे। कमलनाथ सरकार ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन अब सिंधिया चाहते हैं कि बीजेपी उनके सपनों की हर ख्वाहिश पूरी करे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने पंचायत चुनाव से पहले तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने यूपी की पंचायत में सबसे ताकतवर माने जाने वाले मुलायम सिंह के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने संध्या यादव को घिरोरा जिला की पंचायत के वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की प्रत्याशी सूची में संध्या यादव का नाम आते ही मुलायम परिवार में फूट दिखाई देने लगी है। संध्या यादव मुलायम सिंह की भतीजी हैं। वह वर्तमान में मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। संध्या पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है। 2016 में संध्या यादव ने समाजवादी पार्टी की टिकट से जिला पंचायत का चुनाव जीता था, लेकिन राजनीति झगड़े के चलते लोकसभा चुनाव के दौरान वो अपने पति के साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी। वहीं अब बीजेपी ने संध्या यादव को प्रत्याशी बनाकर एक बार फिर सियासत में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन ने भारत में हाहाकार मचा रखा है। राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में इस महामारी के कारण लॉकडाउन लगाने तक की स्थिति आ गई है। इस बीच ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जब मास्क को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने
निर्देश दिए हैं कि अगर आप कार में अकेले भी बैठकर कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर इस नियम का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार चालक पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुए नक्सली हमले के बाद सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को अगवा कर ले गए राकेश्वर सिंह मनहास की नक्सलियों ने तस्वीर जारी की है। इससे पहले नक्सलियों ने एक पत्र भी जारी किया था जिसमें नक्सलियों ने कहा है कि कमांडो सुरक्षित है, हमारी मांगें पूरी होने के बाद कमांडो को छोड़ देंगे। नक्सलियों को इस कमांडो की तस्वीर को बीजापुर के पत्रकार गणेश मिश्र को भेजी है। नक्सलियों ने पत्रकार को फोन भी किया जिसमें कमांडो की रिहाई की शर्तों के बारे में बताया गया। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन चौथे चरण के मतदान से पहले ममता और बीजेपी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चौथे चरण के मतदान से पहले बंगाल की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मार दी है। ओवैसी की पार्टी ने चौथे चरण के मतदान के लिए अपने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि ओवैसी ने 7 सीटों पर मुस्लिम चयनों को ही उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी का बंगाल के सियासी रण में कूदना ममता और बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि ममता कहती आई हैं कि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन नहीं हो सकता है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बंगाल के मुस्लिम बीजेपी के साथ है। ओवैसी के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि ओवैसी टीएमसी और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी का काम करेंगे। बता दें कि बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम समुदाय की चुनावों में अहम भूमिका होती है। बढ़ती हुई कोरोना महामारी का असर अब देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में इस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं अब पंजाब में हालत बिगड़ते देख राज्य के मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोरोना की हालत बिगड़ते देख 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा चुनावी रैलियों और सामाजिक सांस्कृतिक खेल कार्यक्रमों पर भी 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। कर्फ्यू का समय रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।